हाँ बच्चों, आज अपन आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका एक पाठ है हिमालय की बेटियाँ। इसके बारे में अपन समझेंगे। हिमालय की बेटियाँ एक निबंध रूप में लिखा गया है। इसकी शैली क्या है? निबंध है। जैसे कहानी होती है, रिपोर्टाज होता है, निबंध होता है, एकांकी होता है, इसी प्रकार से यह जो है ये निबंध के रूप में है। इसे नागार्जुन जी ने लिखा है। तो हिमालय की बेटियां, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है। अब आप इस पाठ के बारे में क्रमशः मैं इसका वाचन करूँगा, आप ध्यान से इसको सुनते चलना। ये देखिए, हिमालय की बेटियां नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ ये निबंध है। ये देखिए, चित्र किसका दिखाई दे रहा है आपको? भारत देश का, भारतवर्ष का ये मानचित्र है। और इस मानचित्र में उत्तर में देखिए, उत्तर पूर्व में ये पूरा आपका हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इसी हिमालय पर्वत की बात की गई है। आप जानते हैं हिमालय हमारे देश के उत्तर दिशा में है और हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं जो कि संपूर्ण देश में प्रवाह करती हैं और देश को उपजाऊ बनाती हैं और पानी की पूर्ति करती हैं। ये देखिए, हिमालय पर्वत का चित्र है। ये हिमालय पर्वत है। हिमालय का मतलब क्या होता? हिम धन आलय बराबर हिमालय, यानी बर्फ़ का घर। आलय मतलब निवास या घर। बर्फ़ का जो घर होता है, बर्फ़ का निवास, उसे हिमालय कहा गया है। देखिए, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, और देखिए ये हिमालय से निकलने वाली नदी है जो कि बह रही है। अब अपन इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। पाठ की शुरुआत होती है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक कह रहे हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। किसके बारे में बता रहे हैं लेखक? नदियों के बारे में, है ना। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला मतलब उच्च कुल की महिला, जैसे कि उच्च कुल की महिला होती है उसी प्रकार से ये प्रतीत होती थी। उसकी तरह, भांति यानी की तरह प्रतीत होती मतलब लगती थी उसके जैसे। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब लेखक कह रहा है कि जब वो हिमालय पर्वत की तरफ गए तो उसने देखा तो उनका उसे अलग ही रूप दिखाई दिया। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। नदियों का स्वरूप जो देखें आप, जब नदियाँ का जो उद्गम होता है, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वह बहुत छोटी धारा में रहती हैं और वो बहते बहते उसमें अनेक सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं और एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। और हमें जो दिखाई देती है वो बड़ी नदी के रूप में। हम यकीन नहीं करेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, बड़ी बड़ी नर्मदा जैसी नदियाँ एक छोटी सी धारा से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थल एक छोटी सी धारा के रूप में होता है। तो लेखक कह रहा है कि सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जिस तरीके से वो हिमालय पर्वत से या पहाड़ों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं नदियाँ, और जब वो उस पर्वत से प्रवाह करती हैं, उछलती कूदती हुई आती हैं, तो उनका बचपन जैसे दिखाई देता है। लेकिन वही नदियाँ जब मैदानी भागों में आती हैं, उससे अनेक नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं और एक विशाल बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती हैं। तो उस प्रकार की लीलाएं यहाँ देखने को मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलती। लेखक यह कहना चाहता है कि उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है,
तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। एक बेटी के रूप में हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है, अब समझ में आ गया आपको, नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो इनकी जो बाल लीला है, बचपना है, ये जो पहाड़ से, हिमालय पर्वत से निकलती हैं और जिस तरीके से ये क्रियाएं करती हैं, जिस प्रकार से अपनी लीलाएं दिखाती हैं, उन लीला को बाल लीला लेखक ने माना है। अब आगे देखिए, कहाँ ये भागी जा रही हैं। अब नदियों के बारे में कह रहा है, जब पर्वत से वो निकल रही हैं और उछल कूद कर रही हैं तो लेखक सोच रहा है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नग्न पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अद्वितिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन मतलब लीला करने वाला, बाल लीला करने वाला घर। निकेतन होता है निवास, घर। अब इसमें शब्द आया है बंधुर अद्वितिकाएँ। बंधुर मतलब होता है मुकुट, जो सिर पे मुकुट लगाते हैं उसे बंधुर कहते हैं। अद्वितिकाएँ, अद्वितिकाएँ तात्पर्य जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर के हिस्सा में जो समतल भाग होता है उसे अद्वितिकाएँ कहते हैं। और सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज मतलब हरी भरी, जहाँ हरियाली हो, और उपत्यकाएँ मतलब होता है कि जो पहाड़ का निचला हिस्सा होता है, घाटी, निचला हिस्सा जो होता है वादी घाटी, उसे कहते हैं उपत्यकाएँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल की जंगलों में पहुंचकर शायद इन बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये वनों के नाम, वृक्षों के नाम आए यहाँ पे। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा कि ये कहाँ कहाँ जा रही हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में कहा गया है। आगे देखिए, दो नदियों के बारे में बताया गया, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। दो बड़ी नदियां हैं इसमें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये जो 5 नदियों का नाम, जैसे मैं आपको बताऊँ, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और व्यास, 5 नदियों का ये समूह है। इसी से पहले इसी का नाम, जैसे पंजाब का नाम आपने सुना होगा। ये 5 जो हैं, आब मतलब जल, पंच यानी 5, पंच धन आब बराबर पंजाब, इन 5 नदियों के नाम से पड़ा है रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और व्यास। और ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र बड़ी नदियां हैं और इनकी बाकी ये सहायक नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अब देखिए यहाँ पे मानवीकरण किया है नदियों का, पहाड़ का, पर्वत का और समुद्र का। ये नदियाँ जब जाके समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र को महान बताया गया है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अब देखिए इस पाठ में, इस निबंध में नागार्जुन जी ने नदियों का एक दूसरा ही स्वरूप बताया है। नदियों को बेटी माना है, पुत्री माना है, प्रेयसी माना है, आदि माना है। नदियों को माँ के रूप में न देख करके बेटियों के रूप में देखा गया है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो,
लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब देखिए, नदियाँ हिमालय पर्वत की बेटियां माना है। अब हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं और समुद्र में जाके मिलती है। जैसे किसी का विवाह होता है, पिता होता है अपनी कन्या का विवाह करता है, जिनके हाथों में वह सौंपता है अपनी पुत्री को, वो उसका दामाद होता है। तो हिमालय जो है पिता हो गया और समुद्र को इन्होंने उसका दामाद माना है। यहाँ पे भी मानवीकरण किया गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि वेतवा का नाम है, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी उसके परिणाम स्वरूप कुछ देना, बदले में कुछ देना। नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पे कालिदास के बारे में नागार्जुन जी ने बताया। कालिदास का नाम आप जानते हैं, संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं, जिन्होंने मेघदूत नामक एक महाकाव्य की रचना की थी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन जिसमें चेतना हो। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियाँ और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। अब देखिए, काका कालेलकर एक साहित्यकार हुए हैं, इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियां के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्या नुकसान है। और थोड़ा आगे चलिए, बेटियों के अलावा इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो मैं लगा गुनगुनाने। अब ऊपर देखिए, इसमें काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। नदियों को लोक माता क्यों कहा जाता है? जैसे माता हमारी देखभाल करती है, हमें चीज़ों को प्रदान करती है, हमें कोई कष्ट होता है तो उन कष्ट से हरने के लिए हमारे लिए उपाय बताती। इसी प्रकार नदियाँ भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें जल प्रदान करती हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती हैं, फसल होती है, अनाज मिलता है। इसलिए नदियों को लोक माता काका कालेलकर जी ने कहा है। ठीक है, तो आगे लेखक कहते हैं, जब उनका मन ताज़ा हो गया तो उनका मन गुनगुनाने लगा। और क्या गुनगुनाने लगा? देखिए, कविता की कुछ पंक्तियाँ इसमें दी है, उन्होंने लिखी हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार से इस पाठ का ये वाचन हुआ। आप इस पाठ को एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम इसके आगे इस पाठ के सारांश और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।